क्या है भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है। ऑफ कोर्स आप क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है। कंसेंसस मैकेनिज्म एक ऐसी चीज होती है जो इंश्योर करेगी कि आप किसी फ्रॉड स्कैम या फ्रॉड कॉइन में या स्कैम कॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको ये अगर अगली बार जब कोई आपको कोई कॉइन पिच करे, कोई क्रिप्टो करेंसी पिच करे और आपको बोले कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो बजाय आपको उसको ये पूछने के पहले कि इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, 10%, 20%, 30%, आप उससे ये सवाल पूछो कि आपका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है। जी हाँ, क्या है कंसेंसस मैकेनिज्म, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो बनानी चाहिए, बट फाइनली मैं सोचा कि ये राइट टाइम है। तो प्लीज हैव अ लुक, आप क्लोजली बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कंसेंसस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती क्यों है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में। वेल, आपको जानना जरूरी है कि जो अब तक डिसीजन हो रहे थे, जो कोई भी डिसीजन लेता था, कोई एक बंदा, कोई एक सेंट्रल, कोई एक बंदा डिसीजन ले रहा था। बट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में ऐसा नहीं है। एक बंदा डिसीजन नहीं लेता, बल्कि एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो पहली बात तो रिस्क देख लेते हैं। अगर कोई आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, अगर वो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर उसके रिस्क क्या होंगे, पहली बात, जैसे कि मैं लेट से कोई क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा हूं और मैंने बोला कि चलो 10,000 कॉइन्स मैं बांट रहा हूं मार्केट में। अगर वो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है तो सबसे पहली बात, वो 10,000 को मैं 20,000 कर दूंगा, 30,000 कर दूंगा, कभी भी उसकी सप्लाई बढ़ा दूंगा। जैसे फिएट करेंसी के साथ यही होता है। फिएट करेंसी अनलिमिटेड प्रिंट होते रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, उसकी सप्लाई बढ़ती रहती है। सबसे पहला रिस्क क्रिप्टो करेंसी में यही है कि अगर सेंट्रलाइज होगा तो कितना भी टोकन, कितना भी कॉइन वो लोग प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, डंपिंग एंड पंपिंग फॉर ओन बेनिफिट। जैसे कि अगर मैं खुद कॉइन क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं खुद बाय करके उसके प्राइस बढ़ा दूंगा। जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही मैं सेल भी कर सकता हूं। तो उसका पंप एंड डंप में भी उसका फायदा हो सकता है। दूसरा चीज, रिस्क ऑफ अटैक। सबसे बड़ा इश्यू है ये मेरे ख्याल से। अगर सेंट्रलाइज रहेगा कोई क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन स्पेस, तो उस पर बहुत सारे खतरे हैं। एक तो रिस्क ऑफ अटैक है, मतलब कोई भी हैकर भी अटैक कर सकता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी उसको बंद कर सकती है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्यों अभी तक बंद नहीं हुआ है? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। कोई एक पार्टी, कोई इंडिविजुअल बैन नहीं कर सकता और ना तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है। और हम लोग ने ये देखा है ऑलरेडी ट्रेडिशनल स्पेस में पंजाब नेशनल बैंक के साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज एंटिटी है पीएनबी के साथ, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बट ऐसा डेटा जो डिसेंट्रलाइज हो, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। शायद इसीलिए हम लोग ब्लॉकचेन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो हाउ डज द ब्लॉकचेन वर्क? सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द ब्लॉकचेन वर्क? वेल, ब्लॉकचेन वर्क एज इफ जो डेटा है वो किसी एक बंदे के पास नहीं है, बाकी हर एक कंप्यूटर के पास है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर में ये डेटा बना हुआ है। अब दिक्कत ये आती है कि ये अगर डेटा हर एक के पास है, तो कोई को कुछ ट्रांजैक्शन करना है या कुछ डिसीजन लेना है तो कैसे ले, क्योंकि सबका अग्रीमेंट होना जरूरी है। करेक्ट? और सबका जो अग्रीमेंट आने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं अग्रीमेंट रूल्स, और उसको बोलते हैं कंसेंसस रूल्स, जिसके बारे में बात करेंगे। सो डिसेंट्रलाइजेशन में वाई कंसेंसस नीडेड, जैसे मैंने बताया, फॉर टेकिंग न्यू डिसीजंस। जैसे कल को फोक करना है तो भी डिसीजन सबका चाहिए, या फिर कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है तो भी सबका डिसीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक जैसा नहीं है कि एक ही पार्टी जो है रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स को रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, तो सबका अग्रीमेंट होना जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्लॉकचेन स्लो हैं, क्योंकि सबका अग्रीमेंट लेने में टाइम जाता है, सबके पास डेटा है, सबको प्रोसेस करने में टाइम जाता है, उसके लिए ब्लॉकचेन स्लो है फिलहाल। यस, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द ऑनेस्ट वे। इस तरह से नहीं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द ऑनेस्ट वे, ताकि जितने भी नोट्स है, जितने लोग भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ उस लेजर में कुछ गलत ना लिखें, ऐसा कुछ ना लिखें जिससे उनका फायदा हो। आपने इथेरियम क्लासिक का अटैक देखा होगा 51%, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, जहां पे हैश पावर एक कंपनी ने 51% का हैश पावर ले लिया
और उसकी वजह से वो लेजर में मैनिपुलेट कर पाई। ये सब रिस्क होता है क्रिप्टो करेंसी में, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। अगर 51% हो गया, अटैक हो गया, मतलब वो डिसेंट्रलाइज इनफ नहीं था। सो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स में होता क्या, जैसे मैंने बताया, कमिंग टू एन अग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कि सब लोग अग्री कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है। सब लोग नोट्स रन कर रहे हैं, सब लोग सेम लेजर पे लिख रहे हैं, बट एक दूसरे को ना तो देखे हैं ना तो एक दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए एक रूल होना बहुत जरूरी है। वो रूल सब लोग फॉलो करेंगे और बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे को ट्रस्ट किए, बेसिस ऑफ द रूल्स सबको वो किताब लिखनी है, सबको वो लेजर लिखना है। और वो लेजर लिखने के लिए सबको अवार्ड दिया जाएगा। जैसे आप बिटकॉइन का माइनिंग का एग्जांपल समझ सकते हो। बिटकॉइन माइनिंग के लिए माइनर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं, वो सही तरीके से सबका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसेंसस मैकेनिज्म इन सिंपल शॉर्ट देखा जाए तो इट्स अ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथड ही सबको नेटवर्क में फॉलो करना है, जिसके पास सबके पास लेजर है। तो इन शॉर्ट कंसेंसस मैकेनिज्म इज नथिंग बट इट्स अ रूल्स टू राइट। सो सारे नोड्स, सारे माइनर्स को पता होता है कि क्या रूल से हमको वो किताब लिखनी है, क्या रूल से हमको सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, एंड एसेट्रा एसेट्रा। सो सम ऑफ द कंसेंसस मैकेनिज्म दैट हम लोग को पता है। ऑफ कोर्स सबसे पहला कंसेंसस मैकेनिज्म तो था जो बिटकॉइन का था, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें डू सम वर्क, इसमें क्या होता है, डू सम वर्क मतलब कंप्यूटर लाओ, प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पावर चलाओ, मशीन्स खरीदो। और क्यों करोगे ये सब, क्योंकि इसके बदले आपको मिलेगा माइनिंग रिवॉर्ड। तो आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो, उसके लिए कुछ रिवॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि रिमेंबर ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई क्रिप्टो मतलब कोई क्यों माइन करेगा, कोई डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेंट क्यों बनेगा जब उसको कुछ रिवॉर्ड ही नहीं होगा, उसके लिए कुछ रिवॉर्ड होना जरूरी है। आप दो चीजों को हमेशा ध्यान रखो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली बात डिसेंट्रलाइज है कि नहीं। अगर सेंट्रलाइज है तो नो प्रॉब्लम, आई मीन इट्स बैक्ड बाय प्रॉपर्टी, इट्स बैक्ड बाय व्हाट, तब सेंट्रलाइज है, नो प्रॉब्लम। बट डिसेंट्रलाइज है तो अगर कोई बोलता है कि डिसेंट्रलाइज है तो सबसे पहला रूल्स टू राइट क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, और जो पार्टिसिपेंट्स है उसको रिवॉर्ड क्या है। जैसे कि EOS में जो प्रूफ ऑफ स्टेक करता है उसको एक मंथली पेमेंट दिया जाता है कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, आपको मंथली पेमेंट मिलेगा। अगेन EOS काफी कंट्रोवर्सी है उसमें, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। कोई ऐसे भी ब्लॉकचेन होते हैं जो सेमी डिसेंट्रलाइज होता है, करेक्ट। सो दूसरा, जैसे मैंने बताया प्रूफ ऑफ वर्क, जो माइनिंग, जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक जो होता है, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लो कॉस्ट लो एनर्जी। प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्टेक्स आर हाई, मतलब आपको ऑनेस्ट बनना ही है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस नेटवर्क में। जैसे कि कार्डानो का हो गया या ADA EOS का हो गया, वहां पे खुद उन्होंने इतना ज्यादा कॉइन्स, टोकन्स उन्होंने स्टेक किया है कि अगर वो गलत प्ले करेंगे, गलत लिखेंगे तो नेटवर्क को प्रॉब्लम होएगा और उससे उनका जो होल्डिंग है, उनका जो स्टेकिंग है, उनको भी इश्यू होगा। तो जो पार्टिसिपेंट है बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ टोकन स्टेक करना पड़ता है उनको टू बी द वेरीफाइड टू राइट द लेजर, अदरवाइज उनको लिखने को नहीं मिलेगा। तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं है, उसके अलावा है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जो EOS कर रहा है, फिर प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, प्रूफ ऑफ बर्न, प्रूफ ऑफ elapsed टाइम, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस। नाउ इतने सारे कंसेंसस मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंसेंसस मैकेनिज्म सही हैं। रिमेंबर इट जस्ट द रूल्स टू कम टू एन अग्रीमेंट। और कभी कभी ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो उतना सॉलिड ना हो ताकि वो नेटवर्क को सिक्योर कर सकें, तो ये भी अलग रिस्क होता है। तो जब कोई आपको बता रहा है कि ये कंसेंसस मैकेनिज्म है, जैसे प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस बताया, तो ये समझना आपको जरूरी है कि ओके प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस काम कैसे करता है। तब आप जब उसको समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ओके कितना रिस्क है, कितना रही है। वैसे ही प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, प्रूफ ऑफ बर्न, सो आप कोई भी कंसेंसस मैकेनिज्म ला सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि वो कंसेंसस मैकेनिज्म कितना सही और कितना इफेक्टिव होगा नेटवर्क को सिक्योर करने में।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज प्रूफ ऑफ स्कैम। तो आपने प्रूफ ऑफ स्टेक देखा, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस देखा, प्रूफ ऑफ स्कैम बेसिकली वहां पे कोई कंसेंसस मैकेनिज्म है ही नहीं। मतलब कोई बंदा खुद टोकन क्रिएट कर रहा है, खुद कॉइन क्रिएट कर रहा है, जब चाहो मार्केट में डंप कर रहा है, जब चाहे मार्केट में सेल कर रहा है, कभी भी कितनी भी सप्लाई डाल सकता है। उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्कैम, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिसिपेंट है ही नहीं। हो सकता है इन मोस्ट केसेस इट्स सेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे डिसीजन सारा एक पार्टी लेता है, और वो क्लियर नहीं है आपको बताने में कि क्या कंसेंसस मैकेनिज्म है। So that is called proof of scam. So this is all about consensus mechanism. Of course, आप डीप में भी जा सकते हो कि ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या है, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। बट इस वीडियो का मकसद ये था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसेंसस मैकेनिज्म, जो आपको हर एक क्रिप्टो कॉइन में बाय करने के पहले, इन्वेस्ट करने के लिए पूछना जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेस्ट तरीका क्या है इसको लर्न करने के लिए, तो आप प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन का माइनिंग का है वो सीखो और उसके ऊपर आपको काफी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, नहीं लगा। इसके बारे में बात करते रहेंगे हम लोग चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने ओपिनियन डेफिनेट कमेंट में डालो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।